नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार सूर्यबाला जी की कहानी वे जरी के फूल। तो आइए सुनते हैं कहानी। तब राधा मौसी की शादी थी और औरतों का कोई ठिकाना नहीं था कि कब वे बरामदे में बिछी दरी पर इकट्ठी हो ढोल मजीरे पीट पीट कर गाने लगें। किसने गूंथी रे सुहाग भरी चोटी, बाबा जो लाए हजार भरी मोहरें। दादी ने गूंथी रे सुहाग भरी चोटी, अम्मा ने गूंथी रे सुहाग भरी चोटी। मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास थी, सो चारों ओर के धूम धड़ाके से बहिष्कृत कर मुझे चुपचाप अपने कमरे में सिर गाड़कर पढ़ने की सख्त हिदायत दी गई थी। हलवाई कचौरियों के लिए अजवाइन मांग रहा होता, मांगने दो। शामियाने वाला दरवाजे पर चिल्ला रहा होता, चिल्लाने दो। लाल हरी झंडियों के लिए सुतली और कैंची की फरमाइश हो रही होती, होने दो। तुमसे मतलब? तुम्हें कैंची या सुतली लेकर दौड़ने की जरूरत नहीं है साहबजादे। हम सब समझते हैं, फर्स्ट डिवीजन ना आने पर हम इस तरह के कोई बहाने सुनने को हरगिज तैयार नहीं। कि क्या करता? राधा मौसी की शादी थी। हाँ, राधा मौसी की शादी थी। कहाँ कहाँ के रिश्तेदार जुटे थे। बड़ी बड़ी इंगुर बिंदी लगाए चाचियाँ, बुआएं, मामियाँ। नहीं, मामी तो एक ही थी, वह भी चचेरी सी। पर सारी रस्मों पर ये वाले मामा मामी ही सोत्साह जुटे रहते थे। सलवार कुर्तों में सजी लड़कियां और नई नई शादियों वाली घना घन चूड़ियां खनकाती जीजियां, भाभियां तथा उन्हें पहुंचाने आए देवरों भाइयों का एक अलग ही झुंड था, नाजुक रिश्तेदारी वाला। लेकिन मुझे किसी से नमस्ते सलाम से ज़्यादा बात करने की भी मनाही थी। सारे समय लड़कियां हाय राम कह के शर्मा शर्मा के भागती थीं, भाभियां ठिठोली करती थीं और बाकी औरतें जानी अनजानी रस्मों पर एक दूसरी को बुला ढोलक लेकर बैठ जाती थीं। पर सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आता था जब वहीं पर औरतों और लड़कियों के हट जाने पर छोटी छोटी लड़कियां एक तरफ बैठकर ढोलक पीट पीट कर दो चार लाइनों में गीतों का सार संक्षिप्त गाने लगती। बड़े झुंडों में उन्हें कोई पूछता ही नहीं था, सो वे ऐसे मौकों की ताक में रहती थी। शायद समूचे भारत का संविधान मेरे सामने था, जिसे रटे बगैर मैं आदर्श नागरिक के कर्तव्यों की ओर नहीं बढ़ सकता था। कि छमाछम छम 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 मैं चौंक गया। और इसके पहले कि मैं कुछ समझूं, ठीक मेरी खिड़की के पीछे के गलियारे से छोटी छोटी लड़कियों की ढोलक पीट पीट कर गाने की आवाज़ आने लगी। और गाने के साथ साथ होने वाले छम छम ने मुझे थोड़ी ही देर में खिड़की के पास जा खड़ा होने को मजबूर कर दिया। वाह, क्या नज़ारा था! छोटी छोटी 8-10 लड़कियां अपनी धुन में मगन खूब ताल बेताली ढोलक पीटती गाती जा रही थीं और बीचों बीच खड़ी एक गुदगुदी सी लड़की नन्हे नन्हे हाथ लहरा लहरा के नाचती जा रही थी। तुम किसके रसिया हो, तुम किसके रसिया हो, हमारी दवा करना। वह एक लाल फूलदार फ्रॉक पहने गुदगुदी सी लड़की थी। कलाइयों में 8-8 10-10 चूड़ियाँ, चोटियों में लहराते रिबन और ऊपर से लाल क्लिपें भी खोस रखी थी उसने। पैरों में पायल और शादी का अलता तो खैर सभी छोटी लड़कियों ने मजे से पुतवा लिया था। वह एक बार गाती और बाकी लड़कियां दोहराती, तब तक वह नाचती रहती। फिर वह फिरकिनी की तरह एक तेज धक्का मारती, गर्दन दोनों ओर मटका, आंखें झपका आगे की कड़ी जोड़ती। बागों में आया करना, हमको बुलाया करना। झुंड की छोटी लड़कियां दोहराती, हाँ हमको बुलाया करना, हमको बुलाया करना। और वह एक पूरा चक्कर मार नाचने लगती। कलियों पर लिटा करके, कलियों पर लिटा करके, पत्तों से हवा करना, तुम किसके रसिया हो, हमारी दवा करना। लड़कियां इतनी सुध-बुध खोकर गा रही थीं और घुंघरू, ढोलक, मजीरे सबकी मिली जुली आवाज़ इतनी बेताली और मज़ेदार लग रही थी कि मैं आदर्श नागरिक के कर्तव्यों की फहरिस्त भूल खीखी खीखी हंसने लगा। अचानक जाने कैसे लड़कियों की भी नज़र खिड़की से हंसते मुझ पर पड़ गई
और अरे यह क्या, सबकी सब ढोलक मजीरे छोड़ छाड़ कर खिलखिलाती हुई भाग गईं। बच रही अकेली वह नाच वाली लड़की। उसके पैर के घुंघरू खुल ही नहीं रहे थे, इसलिए और शायद अकेली पड़ जाने की वजह से भी वह रुआंसी सी हो रही थी। मुझे दया आ गई। बाहर निकलकर बोला, आओ मैं खोल देता हूँ। उसने एक पल को शंकित दृष्टि डाली, फिर शायद मेरी सादगी और बड़प्पनी अंदाज से प्रभावित हो पैर आगे बढ़ा दिए। मैंने घुंघरू खोलकर उसे चिढ़ाया भी। वाह, तुम तो बहुत बढ़िया नाच लेती हो। शाबाश। उसका सारा मलाल घुल गया था। जोर से शर्माई और हंसती हुई भाग गई। वह रुकी थी तो मामी की बहन की लड़की, पर मामी से इतनी हिली थी कि उनके साथ राधा मौसी की शादी में भी शरीक होने आ गई थी। मामी दूसरी औरतों को बताती, मेरी बहन को शादी के 10 साल बाद बच्चे हुए ना, सो साज समार हैफ हिफाजत ज़रा ज़्यादा ही है। इस रुक्की से बड़े दोनों लड़के हैं, तीनों में बस एक एक 1.5 साल का फ़र्क है। मुझे इतना मानती है ना, सो भेज दिया, नहीं तो सारे दिन बस बच्चों में ही उलझे रहना। साज संवार तो देख ही रही हो, लाड़ों को दिन भर सजाती संवारती कंघी चोटी करती रहती है। अरे नाच देखोगी इसका तो दंग रह जाओगी, जैसे फिरकिनी। फिर वे भागती हुई रुक्की को मीठी झिड़की देकर बुलाने लगी थी। हाँ, मैंने भी देखा था, खूब मजे लेकर फिरकिनी का नाच। पर तब ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि इस देखे गए नाच और गाने का कुछ भी कभी याद आएगा। यह एक बेहद चलती सी घटना थी, इसलिए आधे घंटे के अंदर ही मैं उस छोटी सी फिरकिनी को भूल भारत का संविधान और आदर्श नागरिक के कर्तव्य रट चुका था। आखिर वह सब तोता रटंत काम आया था और आज एक आदर्श नागरिक बना बैठा हूँ। गनीमत हुई कि ये बीबी बच्चे, नौकरी, टेलीफोन और कुछ अदद मिलने जुलने वाले मुलाकातियों का हुजूम जुट गया, वरना घर वालों ने तो मेरी तरफ से सारी उम्मीदें छोड़ ही दी थी। ना डॉक्टरी, ना इंजीनियरिंग और ना कॉमर्स ही। भला यह भी कोई पढ़ाई हुई कि भारतीय इतिहास और संस्कृत लेकर खंडहरों की खाक छानते फिरेंगे। वह तो जाने कैसे, क्या वाहियात सा नाम है, उत्खनन विशेषज्ञ बन गए, वरना तो करियर का पत्ता कटा ही समझा गया था। और करियर भी कैसा कि मैदानों घाटियों में महकता गई बीती सदियों वाला। और उपलब्धि क्या कहने, कभी मिट्टी की अधफूटी सुराही मिल रही है, कभी चौखूटा थोपा हुआ सा धातु का दीवट, तो कभी खिलौने का काठ का शेर। सैकड़ों साल पहले का समय और घड़ी आंकी जाती है और बैठे बैठे सोचते हुए खो जाया जाता है उस दीवार को देखते देखते। सैकड़ों हजारों साल पहले कभी किन्हीं हाथों ने अंधेरे कक्ष को उजाला दिया होगा, या फिर क्या जाने किसी हाथ ने इसे किसी की प्रतीक्षा में देहरी पर रख दिया हो कभी, या इस दीवट से मिट्टी के छोटे बड़े असंख्य नन्हे दीप जला बांस की डलियों में रख फूलों से घेर कर शाम के झुटपुटे में नदी की धारा में बहा दिया हो, जैसे बहुत दूर से आते भूले भटके राहगीर को राह दिखाने के लिए यह नन्हे दीपों वाली बांस की डलियां जरूरी हो। हजारों हजार साल पहले का एक नन्हा मिट्टी का दीवट कैसे, कब कब, किस किस प्रकाश में जला होगा। नमिता ने आकर कहा है कि स्टोर रूम का बल्ब फ्यूज हो गया है और वहीं उसने अपनी ज्वेलरी वाला बॉक्स रखा हुआ है। याद भी दिलाती है कि शाम को मलकानीज के यहाँ रिसेप्शन में जाना है। नमिता की समझदारी और दूरदर्शिता का ठिकाना नहीं। हल्के फुल्के आभूषण बेडरूम की अलमारी में रखती है, लेकिन कभी कभार चाबी भूलकर भी तो बाथरूम में घुसा जा सकता है। तो भारी सेट्स पार्टियों रिसेप्शनों वाले स्टोर रूम के बॉक्स में अब कौन बार बार 4 मील दूर बैंक के लॉकर में लाने जाए। यह दूरदर्शिता और समझदारी बच्चों के तौर तरीकों, हाव भाव में भी शिलालेख की तरह खुद गई है। संपूर्ण भद्र और शालीन आधुनिक व्यवहार, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, व्यक्तित्व के हर कोने की पूर्ण तराश।
कोई कोना यूं ही जंगली आदिम घास उगाने के लिए नहीं छोड़ा। पढ़ाई लिखाई के अलावा सुमित बैडमिंटन का चैंपियन, अदिति टेनिस की गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा नमिता शादी की सालगिरहों पर हमेशा मेरी मनपसंद की सौगातें लाकर तकिए के नीचे या अलमारी के कपड़ों के बीच रखकर मुझे खुशनुमा सरप्राइज दिया करती है। फिर भला मैं उसे प्यार क्यों नहीं करूँगा? इतना ख्याल, इतनी देख रेख, इतनी साज संभार। वह खुद भी एक खुशनुमा सरप्राइज की तरह ही लगी थी जब मैं उसे पहली बार शादी के ख्याल से पसंद करने भेजा गया था। एकदम अंदर अंदर खिली खिली भी और शर्माई सी भी, चुस्त और करीने से सजी संवरी भी। मुझे लगा यह हर तरह से शादी करने योग्य लड़की है। पसंद आ जाने पर हमने साथ साथ 2-4 सिनेमे देखे, चांदनी रात में वोटिंग की और शहर के मशहूर चाट की दुकानों पर गोलगप्पे खाए। उसके बाद खानदानी पंडित जी ने विनाशकारी ग्रहों की दृष्टि बचाकर विवाह की तिथि सुनिश्चित कर दी थी और 15 दिनों पहले घर वालों ने इशारे से समझा दिया कि बस अब मिलना जुलना बंद, क्योंकि रिश्तेदार आने शुरू होने वाले हैं। लेकिन आने वालों में सबसे पहले मामी आई थी और मामी के साथ रुक्की। रुक्की? कौन सी रुक्की? वही 10 साल पहले की राधा मौसी की शादी वाली, हाथ लहरा लहरा कर नाचने वाली, कलियों पर सोकर पत्तों से हवा करवाने वाली। लेकिन इस रुक्की में तो उस रुक्की की कोई शिनाख्त ही नहीं। फिर भी पक्का हो जाने पर मैं जोर से हंसा। तो मामी, रुक्की को तुम इतनी पसंद आ गई कि इसने माँ बाप की पूरी तरह तिलांजलि दे। सन सन जैसे समूचा माहौल ही एकदम स्तब्ध हो घुट गया हो। एक विचित्र बीहड़ मनहूस सी खामोशी अटक गई हो बीचों बीच। माँ, मामी, रुक्की, मैं और बीच में वही मनहूस प्रसंग पूरी भयावहता से लटका था। रुक्की किसी तरह खुद ही हट गई मामी के पीछे। तब माँ ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें लिखा तो था कि मामी के बहन बहनोई दोनों एक साथ ही रिक्शे और ट्रक के एक्सीडेंट में। हे राम, क्या कह गया तू? क्या? कैसे? कब? मैं आवाक आतंकित सा पूछ बैठा। जाने दे, छोड़, शादी ब्याह के शुभ शगुन में ये बातें कोई आज की बात है। 2.5-3 साल होने को आए। दोनों लड़कों को उनकी बुआ ले गई। लड़की के बोझ से हिचकी, सो यह रुक्की मामी के पास ही रहती है और यह रुक्की हर क्षण छाया सी सहमी सहमी मामी के पीछे पीछे लगी रहती है। जरा इधर उधर हुई भी तो मामी के आवाज लगाते ही आई मौसी कहती भागी भागी आ जाती है। शादी की भीड़ भाड़ में मामी के नहाने के बाद उनकी साड़ियां फैलाती, सूखने के बाद लाकर रखती और सिर दर्द होते ही तेल की शीशी और अमृतांजन लेकर बदहवास सी दौड़ पड़ती। बाकी समय सबके बीच कुछ न कुछ काम लेकर अपने आप को उलझाए रखती। 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही सब उसे जान समझ गए थे, इसलिए किसी भी काम के लिए कभी भी रुक्की की पुकार हो सकती थी। कौन? रुक्की, जरा 2 कप चाय भिजवाना बेटी। रुक्की, तुम्हारी मौसी कहाँ है? कहो माँ बुला रही हैं। रुक्की, मामी पूछती हैं, उनकी थैली किधर रखी है? उसी में भंडार घर की चाबी है, दे दो। माँ ने भी अपना स्नेह और सहानुभूति जताई थी। रुक्की को कुछ दिन मेरे यहाँ छोड़ दो, अब बहू भी आ जाएगी। सब एक उम्र, सब साथ साथ घूमे फिरेंगे, सिनेमा देखेंगे, जरा मन बहलाएंगे। एक जगह रहते रहते मन उबेगा तो नरेश पहुंचा आएगा। मुझे माँ का प्रस्ताव अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। रुक्की को हम उम्रों में हंसते चुहल करते देखते की कल्पना ही अति सुखद थी। मन ही मन निश्चय कर लिया, उसे हम सब मिलकर जी जान से खुश रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामी बोली थी, यह जाती ही नहीं, हर घड़ी मेरे पीछे परछाई सी लगी रहती है। एक बार मुझे बुखार बढ़कर 104 हो गया तो आंखें रो रो कर लाल टेसू हो गई इसकी, जबकि अपने बच्चे हंसते थे। यह सोचती है मौसी को कहीं कुछ हो गया तो इसका।
कहते कहते मामी की आंखें ही भर भर आई थीं। यार दोस्तों के बीच बैठ गर्म चाय कॉफी के साथ ठहाके लग रहे थे। अंदर बरामदे में औरतों की ढोलक ठनक रही थी। अब मामी ने एक लहराती हुई बन्नी का गीत छेड़ा और अब गीत खत्म होने पर बुआ जी ने एक ठस्सेदार गीत वाली गाली गाकर मामी की दूर बैठी माँ को छेड़ दिया। उसके बाद मामी का रसीला गला खांसा और साथ ही रुक्की की पुकार, कहाँ गई? चल इधर, तू क्यों नहीं गाती? चल शुरू कर। और अब रुक्की बिना एक शब्द की आपत्ति या ना नुकुर किए गा रही है। मामी और दूसरी लड़कियां पूरे उत्साह के साथ साथ दे रही हैं। किसने मंडप छवाए हरियाली बन्नी के, किसने बिंदिया संवारी हरियाली बन्नी की। बाबा मंडप छवाए हरियाली बन्नी के, अम्मा बिंदिया संवारे हरियाली बन्नी की। कि अरे अरे, यह क्या? रुक्की रुक्की तो चुपचाप धारों धार रो रही है। चुप बेटी, चुप चुप हो जा, लोग क्या कहेंगे? शुभ शगुन के घर में रोते नहीं। क्या करे, गाने में बाबा अम्मा का नाम आ गया ना। ठहाकों के बीच में बुरी तरह छटपटा उठा था, लेकिन सबके बीच से उठकर अंदर नहीं आ सकता था, और अगर आ भी जाता तो क्या करता। आया बहुत देर बाद और देखा बक्सों वाले कमरे में कुछ और लड़कियों के साथ बैठी रुक्की मेरी दुल्हन के लिए तैयार हो रहे सुर्ख लाल लहंगे में जरी के फूल टांक रही है। चुंदरी में सुनहरी किरणों की झालर भी अभी उसी ने लगाकर रखी थी। मामी ने पूछा था, अरे इतनी जल्दी लग गई? मैंने फौरन बड़े अपनत्व से टोका था, मुझे लगता है मामी, यह रुक्की जरूर हम लोगों से छुपाकर अपने पास कोई जादू की छड़ी लिए रहती है। बस सिर झुका मंत्र फूंक देती है, काम खत्म। रुक्की हंसती है, मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मामी यूं भी मुझे पाती तो कहती, अब नौकरी पर जा रहे हो तो तुम और बहू दोनों देखना कोई अच्छा खाता कमाता नेक दिल लड़का। फिर हिचक कर जोड़ती, लेकिन दान दहेज का जोर बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इसके माँ बाप बच्चों के लाड़ में ही लुटाते रहे, आगे की किसी ने सोची ही नहीं। और तुम्हारे मामा भी फक्कड़। फिर अपनी बहन की लड़की के लिए मैं कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकती, जानते हो ना। मैं जल्दी से रुपए पैसों वाला प्रसंग काट कर हंसता, अरे लो, मैं लड़के वालों से कह नहीं दूंगा कि वह लड़की ऐसी है कि रात को अगर उसे भूसे की कोठरी में बंद कर दिया जाए तो सुबह तक वह उससे सोने के तार काट दिया करेगी। मुझे बचपन में सुनाई माँ की वह कहानी सचमुच बहुत पसंद थी, जिसमें गरीब सौदागर की बेटी रात भर रोती हुई भूसे की कोठरी में बंद उससे सोने के तार काता करती थी। पर अब इस कहानी की सबसे बड़ी सार्थकता यही थी कि रुक्की हंस दी थी। अभिभूत हुए बिना माँ भी नहीं रह पाई थी। मामी से एक दिन धीमे से कहा था उन्होंने, तुम्हें एक बार जिक्र चलाना था, ऐसी सीता स्वरूप लड़की को तो हम सिर आंखों पर लेते। कहाँ की बात, मामी ने टोका था, तुम्हें तो बिना मोल भाव के 50,000 मिल रहे हैं, अपनी खुशी से लोग दे रहे हैं। सच कहो, क्या छोड़ पाती? माँ ने बचाव का रास्ता ढूंढा। अब मर्दों पर तो अपना वश नहीं, पर मैं तो लड़की पर ही जाती। एक ही बात है, मतलब हो नहीं सकता था ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे तो लगता है रुक्की के नाम पर ये ना करते। मैं शादी करा, दुल्हन विदा करा के घर लौटा तो रिक्शे पर मामी और रुक्की का सामान रखा जा रहा था। वे रात के रिसेप्शन तक भी नहीं रुक सकती थी। नीरा मामी की लड़की को इम्तहानों के बीच टाइफाइड हो गया था। मामी जल्दी में ही आ बहू के हाथों में रुपए थमा आशीर्वाद देती चली गई थी। रुक्की ने मुझे और नमिता को नमस्ते की थी। जाने क्यों मैं मन ही मन अनायास कह उठा था, तुम आज से 10 साल बाद फिर मिलोगी क्या? पता नहीं क्यों ऐसे ही मन में यह हठीला वाक्य कौंध गया था, वरना नमिता तो मुझे बहुत पसंद आई थी, शादी की धूमधाम भी। आश्चर्य,
फिर भी मैं आज से 10 साल बाद की बात सोच रहा था, जब मैं संभवतः अधेड़ हो जाऊंगा और मुझे रुक्की कहीं भी संयोगवश दिख जाएगी। तभी तो मुझे लगता है कि यह आदमी नाम का जीव भी बिल्कुल किसी सड़क छाप जादू का पिटारा है। खोलते जाओ, कभी उसमें से पंख फड़फड़ाता कबूतर निकलता है, कभी रंग बिरंगी झालरें, कभी तेलिया मसान की राख तो कभी जादुई शीशा, कभी फनकारता सांप तो कभी दो मुही बीन। बहरहाल मुझे लहंगे चुंदरी में सजी अपनी दुल्हन बेहद खूबसूरत लग रही थी, खासकर लहंगे में टके जरी के फूल। व्यस्तताएं दिलचस्प हों तो जिंदगी पूरी तौर पर दिलचस्प हो जाती है। जैसे मेरी सभ्यताओं संस्कृतियों की अद्भुत कहानियाँ, इतिहासकारों, भौगोलिकों, भू विशेषज्ञों से विचार विमर्श, एक से एक दिलचस्प खोजें तथा अनुमान। यहाँ से यहाँ इतनी एकड़ तक की जमीन, सतह से इतने फुट नीचे शताब्दियों पहले के इतिहास के जीवन की गंध से महकती निशानियाँ। विशेषज्ञों शोधार्थियों के निर्देशन में फावड़े चल रहे हैं। सहायक वैद्य का फोन आता है। अद्भुत, अद्भुत सर, इतिहास का अद्भुत शिला वैभव, जल्दी आइए। जाकर देखता हूँ। पत्थर पर खुदी बधू का श्रृंगार करती एक नारी मूर्ति। अचानक मुझे रुक्की याद आ जाती है। अचानक क्या, इस तरह की खुदाइयों के बीच वह जब तक कहीं भी कैसे भी आ बैठती है। सोचता हूँ कहाँ होगी रुक्की, अब तक अपने पति, परिवार और बच्चों के साथ। उसका दूसरा परिवार भी उसे उतना ही प्यार और ममत्व देता होगा। शादी बहुत अच्छी भी हो सकती है, सामान्य अच्छी भी। अपनी शादी के समय तो मुझे याद है, हर युवा उसे सम्मान और प्रशंसा के भाव से देखता था। मुक्त कंठ से रुक्की की प्रशंसा। मनचले लड़के भी उसके समक्ष विनम्र हो झुक जाते थे। कैसा होगा रुक्की का पति? युवा, छरहरा, नेकदिल, मुझ जैसा या मुझसे ज्यादा अच्छा? झूठ क्यों बोलूं, हल्की सी ईर्ष्या भी कौंधी थी मन में। बच्चे, लड़की शायद रुक्की जैसी ही हो। कुल मिलाकर रुक्की, उसके पति, परिवार, बच्चे, घर की एक काल्पनिक तस्वीर दिल दिमाग में खिंची रहती थी। अच्छा है, ऐसे ही तो जीवन चलता है। रुक्की का जीवन परिवार भी चल रहा होगा ना, किसी शहर में, किसी जगह, जाने किसी शहर में। लेकिन माँ तो मुझे कभी 2 लाइन लिख सकती थी उसकी शादी के बारे में। पर रिश्ते भी तो सब इतनी तेजी से दूर छिटकते जा रहे हैं। खुद मैं ही अपने सगे भाई बहनों से साल 2 सालों पर मिल पाता हूँ। चिट्ठी पत्री तक की फुर्सत नहीं मिल पाती। फिर यह वाली रिश्तेदारी तो पहले ही से छिटकी हुई थी। इसीलिए तो मैं भी पत्रों में या ऐसे भी किसी से नहीं पूछ पाता। यह भी कोई बात हुई कि कभी कभार की देखी एक लड़की रुक्की के बारे में बाकायदा चिट्ठी लिखकर पूछना। तुरंत पूरे 1000 शक सुबह। और ना भी हो तो भी मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसे ही बहुत सुंदर है। आकार और शब्द देते ही यह घाटी की घाटी बेजान हो जाएगी, मेरे इतिहास के कालखंड की घाटी। और यूं ही दिन बीतते चले जा रहे थे कि एक दिन दोपहर बाद नमिता का फोन आया। राधा मौसी जी आई हुई हैं, हो सके तो जल्दी आ जाओ। नमिता का हुक्म भागता हुआ जल्दी घर आ गया। मौसी से मिलना सचमुच बड़ा अच्छा लगा। वही पुराने इतिहास खंडों की खुदाई की तरह। यानी अब मेरे उपमा रूपक सब पुरातत्वमय हो गए हैं। शाम को चाय के समय एकदम सहज भाव से पूछा था, वो उरई वाली मामी कहाँ है मौसी अब? क्यों, वहीं, कहाँ जाएंगी वे? अब तो भाई साहब भी साइटिका से बहुत परेशान रहते हैं, करीब करीब अपंग से ही। अरे अच्छा, और वह उनकी बहन की लड़की रुक्की? हाँ हाँ, रुक्मणी, वह भी वहीं उनके घर के पास ही रहती है। अच्छा, इतने पास शादी हो गई उसकी? और तुरंत मेरी कल्पना के पंख लग गए। क्यों न होती इतने पास शादी? लड़की ही ऐसी थी, कोई भी पसंद कर सकता था। फिर पास का लड़का ही उसे क्यों हाथ से जाने देता?
लेकिन मौसी खुद चौंकी थी। शादी? शादी कहाँ हुई उसकी? क्या? तो फिर? वहीं उनके घर के पास ही एक कोठरी किराए पर लेकर रहती है। टीचर है ना गवर्नमेंट स्कूल में। फिर नमिता की ओर मुखातिब होकर बोली, ना माँ बाप, ना दान दहेज, ना कोई उतना देखने ढूंढने वाला ही। लड़की लाख अच्छी हो, किसी न किसी जोर पर ही तो हो पाती है शादी, है कि नहीं? नमिता ने समझदार ढंग से हाँ हूँ कर दी। ज्यादा न वह रुक्की को जानती थी, न उसने जानने में दिलचस्पी ही दिखाई। राधा मौसी चली गई तो एक राहत भरी अंगड़ाई लेकर नमिता मुस्कुराई थी। थैंक गॉड। मैं तो डर रही थी मौसी जी कहीं रुक न जाएं। आज हमारी एनिवर्सरी है ना? फिर एकदम शंकित दृष्टि से मेरी आंखों में झांक कर पूछ बैठी थी, तुम भूल तो नहीं गए? अरे वाह, मैंने जल्दी से अपनी सकपकाहट छुपाई थी। भूल कैसे सकता था भला? मैंने तो यह भी सोच डाला है कि आज हम अपनी एनिवर्सरी कुछ नई तरह से मनाएंगे। कैसे? नमिता की आंखें चमकी थी। बताऊं? आज तुम अपनी शादी वाला घाघरा और चुनरी पहनोगी। अरे धत! पर उसकी आंखें सचमुच प्रसन्नता से चमक उठी थी। फिर मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और बहुत रात गए नमिता ने जब घाघरा चुनरी पहनी तो मैं अभिभूत हो देखता ही रह गया, उसमें टके एक एक जरी के फूल और सुनहरी किरण को। रात गहराती जा रही है। ड्राइंग रूम में अनघड़ सी रह रहकर फोन की घंटी बजती रहती है। नमिता बताती है फोन खराब है, सुबह से ऐसा ही चल रहा है। नहीं, शायद शाम से। मैं मन में सोचता हूँ जब से राधा मौसी गई हैं, जाने कितने इतिहास संदर्भ खुले पड़े हैं, सपाट धरातल से दिखते मेरे अंदर। किसी अतीत खंड में वही हथेलियां लहराती नन्ही गदबदी सी रुक्की नई नवेली मामियों जीजियों वाले गीत पर हाव भाव दिखाती नाच रही है। बागों में आया करना, हमको बुलाया करना, कलियों पर लिटा करके पत्तों से हवा करना। दूसरे प्रकोष्ठ में बैठी दूसरी और नत नयन रुक्की मेरी दुल्हन के लहंगे में सितारे टांक रही है। और तीसरा प्रकोष्ठ खाली है, पूरी तरह सन्नाटा। इतना कि मैं उस अकेली कोठरी के दरवाजे पर खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता। राधा मौसी कह तो रही थी जब तक मामी का वश चला था रुक्की रही ही, पर बाद में उनके भी तो लड़के बहू, बढ़ता पनपता परिवार, तो हमेशा के लिए कहीं क्या निभा जा सकता है भला? सो वह एक तरफ होती चली गई और धीरे धीरे समा गई एक अकेली कोठरी में। भाई, देश के इतने इतने तंग हाल बेकार भटकते युवकों में दो के और बढ़िया घट जाने से क्या फर्क पड़ता है? कहाँ रह जाते हैं नाते रिश्ते, खासकर जब कच्ची सी उम्र से दो अलग अलग रिश्तेदारों के साथ खाने कपड़े पर जिया जाए। छोड़ूं, मैं ही कौन किसी कहानी के नायक की तरह रुक्की के लिए बिना दान दहेज का राजकुमार सा वर जुटा सकूंगा, या फिर एकदम सारी पुरातात्विक खुदाइयां व्यस्तताएं छोड़ उसकी कोठरी के दरवाजे तक ही जाकर खड़ा हो पाऊंगा। नहीं, यह सब नहीं हो पाता। जीवन बस ऐसे ही चलता है। लेकिन यह मन भी कितना गहरा तिलस्म है ना। हर अनुभूति सिर्फ दुख या सुख ही नहीं देती, और कभी कभी तो दुख और सुख के बीच का फासला इतना कम हो जाता है कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे इस समय की नमिता मेरी ओर एक सुखद आमंत्रण के साथ बढ़ रही है और मैं उसके घाघरे में टके जरी के फूलों को भरी भरी आंखों से देखे जा रहा हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।